आज की क्लास में हम डाइस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एक नया टॉपिक जो अल्फाबेट से बाहर निकल के आप पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका कौन सा, डाइस टॉपिक। ठीक है, और ये डाइस टॉपिक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और पिछली क्लास में हमने अल्फाबेट से रिलेटेड सारा टॉपिक पढ़ लिया है। अल्फाबेट से संबंधित आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो आपका टॉपिक हो पेयर फॉर्मेशन, चाहे वो आपका टॉपिक हो डिक्शनरी, ठीक है, चाहे वो आपका टॉपिक हो कोडिंग एंड डिकोडिंग, चाहे वो आपका टॉपिक हो लेटर एनालॉजी, चाहे वो आपका टॉपिक हो अल्फाबेट सीरीज, चाहे वो आपका टॉपिक हो लेटर सीरीज, चाहे वो आपका टॉपिक हो वर्ड फॉर्मेशन, और चाहे वो आपका टॉपिक हो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, और चाहे वो आपका टॉपिक हो जंबलिंग। ये सारा का सारा टॉपिक हम प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सारे टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा और रिवाइज करके इनके प्रश्नों के उत्तर भी बड़े आराम से आपने निकाला होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों ना, आज का जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है प्यारे बच्चों डाइस। आज का टॉपिक है डाइस, और डाइस में हमें क्या क्या पढ़ना है उसे जरा ध्यान से समझो। डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं पासा। डाइस को हम क्या बोलते हैं, पासा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस डाइस में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पार्ट पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट इसमें आएगा जब डाइस की एक सिंगल पोजीशन दी जाए, ठीक है, डाइस की एक ही स्थिति दी जाए और इस पे कुछ नंबर्स अंकित हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाए, जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाते हैं और यहाँ कुछ नंबर्स अंकित होते हैं, ठीक है, और आपसे यहाँ पे तीन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सरफेस क्या हो जाता है, समान हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो सवाल पूछा जाता है दूसरे टाइप का, वो पूछा जाता है व्हेन टू सरफेस इज कॉमन, जब दो सतह क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और तीसरा सवाल पूछा जाता है व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, जब कोई भी सतह समान नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है कि डाइस की दो से अधिक स्थितियां दी जाएंगी। व्हेन मोर देन टू पोजीशंस आर गिवन, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन, जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाए, मतलब एक ही डाइस को 3 बार 4 बार 5 बार 25 बार उछाल लो। अगला पॉइंट आपके सामने है ओपन डाइस, जब एक डाइस को हम खोलते हैं तो उससे रिलेटेड सवाल जो कि अपोजिट होता है, और कौन सा डाइस बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। भाई आवाज धीरे आ रही है क्या, जरा चेक करिए, आवाज धीरे आ रही है क्या, चेक करो जरा, वॉइस धीरे आ रही है क्या। और लास्ट पॉइंट आपके सामने है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के सवाल आपको इस पूरे के पूरे डाइस में पढ़ना होता है। ये 5 प्रकार के सवाल आपको पूरे डाइस में पढ़ना होता है। 5 प्रकार में देखो, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है, ये चौथा टाइप है, ये पांचवा। और स्टार्ट करेंगे हम दूसरे टाइप के पढ़ने से। दूसरे टाइप को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो दूसरे टाइप को स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। आ जाइए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं टाइप 2 का पार्ट ए है, टाइप 2 का पार्ट ए, और वो क्या है, व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस इज गिवन, and two positions of a single dice is given, and one surface is common, ठीक है, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, और एक सतह समान हो, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और एक सरफेस कॉमन हो। ये पहला पॉइंट आपके सामने है। आ जाइए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए हमने, एक ही डाइस को दो पॉइंट बार हमने उछाला। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 3 4 और यहाँ लिखा है 4 5 6। मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले अपोजिट पूछा जाएगा, पहले टाइप का क्वेश्चन कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट और 4 का अपोजिट। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो कि ये डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। डाइस क्या होती है, एक त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है। तो इसमें अगर हम बात करें कि बताइए इसमें सरफेस कितने होते हैं, सरफेस सतह कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पासे में सतह सरफेस कितने होते हैं, तो मान लो जिस भी कमरे में आप बैठे हो वो कमरे को डाइस मान लो, तो सरफेस कितने, देखो 1 2 3 4 5 और 6, सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉप सरफेस, तो टॉप का उल्टा क्या बोलेंगे, बॉटम। इसको हम बोलते हैं फ्रंट सरफेस, तो फ्रंट का उल्टा क्या होगा, बैक सरफेस। और इसको हम बोलते हैं राइट सरफेस, तो राइट का उल्टा क्या होगा, लेफ्ट सरफेस। आपके सामने 6 सरफेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप डाइस को देखते हैं तो एक बार में हम डाइस के 3 ही सरफेस को देख सकते हैं, 3 हमेशा छिपे हुए होते हैं। एक बार में हम पासे के 3 ही सरफेस को देख सकते हैं, 3 ही सतह को देख सकते हैं, 3 हमेशा क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। आपके सामने एक डाइस है, तो एक बार में आप डाइस के 3 सरफेस को देख रहे हैं, 3 आपके सामने क्या है, छिपे हुए हैं। अगर हम बात करें कॉर्नर्स की कि कोने कितने होते हैं, तो पासे में कोने कितने होते हैं भाई, 8। और बात करें एजेस की कि किनारे कितने होते हैं, तो किनारे एक पासे में कितने होते हैं भाई, 12 किनारे होते हैं। ये तो बेसिक था। और आप बस ये जान लेना कि हमेशा जब भी आप डाइस को देखते हो तो एक बार में डाइस के 3 ही सरफेस को देख सकते हैं, 3 सरफेस हमेशा छिपे हुए होते हैं। पहले प्रकार का सवाल आता है कि जब एक ही डाइस को 2 बार उछाल दिया जाए, जब एक ही पासे को 2 बार उछाल दिया जाए और इसमें एक सरफेस अगर कॉमन हो जाए तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, अपोजिट। मैंने कहा सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा सरफेस कॉमन है। आपने कहा सर इसमें 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, मर्जी आपकी है।
या तो क्लॉकवाइज आप चलो 4 से, या एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमेशा सहूलियत के अनुसार हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मत लेना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर यहाँ क्लॉकवाइज दोनों में आपको क्लॉकवाइज लेना है, और जो भी कॉमन सरफेस है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके सरफेस लिखो। 4 के बाद क्या आया 2, और 2 के बाद क्या आया 3, और यहाँ देखो 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, तो 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, ये जो दोनों आगे ना ऊपर नीचे हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, तो बचा क्या 1, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 4 के अपोजिट 1, तो 2 के अपोजिट प्यारे दोस्तों 5, 3 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट क्या आया 1 आया। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि 1 कैसे आ गया सर, बेटा एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, आपके पास 4 2 5 3 6 मिल गया, तो बचा कौन 1, तो इसी वजह से क्या आएगा, जो कॉमन सरफेस होता है हमेशा उसके अपोजिट हिडन सरफेस होता है, जो समान सतह होती है उसके विपरीत हमेशा क्या होती है, छिपी हुई सतह होती है। और इन दोनों प्रकार के पासों में क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आपने कहा 1, इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने दो प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालना फटाफट क्या आएगा। ये आपके सामने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हैं। ठीक है, ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, यहाँ लिखा है 1 2 4 और यहाँ लिखा है 2 5 और 6। आपसे पूछा गया 1 के विपरीत बताइए क्या आएगा, फिर आपसे पूछा गया 2 के अपोजिट क्या आएगा, और फिर आपसे पूछा गया है 4 के अपोजिट क्या आएगा। 4 के अपोजिट क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, आपने क्या कहा कि सर कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है, तो आपने 2 लिख दिया ऊपर नीचे। 2 से चलेंगे 4, 4 पे के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आएगा, और 2 के बाद 6 और 6 के बाद 5 आएगा, 2 के बाद 6 और 6 के बाद 5, 5 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों 3 होगा। क्लियर है। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने दे दिया मैंने, जरा इसमें आप मुझे बताइए, ये डाइस की पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन, यहाँ लिखा 2 5 6, यहाँ लिखा 4 6 और 1, और आपसे पूछा गया 2 के अपोजिट बताइए, 5 के अपोजिट बताइए और 6 के अपोजिट बताइए। जल्दी जल्दी ट्राई करिए फटाफट। बोलो भाई, आपने क्या कहा कि सर कॉमन क्या है, यहाँ पे 6 कॉमन है, तो हमने 6 ऊपर नीचे लिख दिया, 6 से क्लॉकवाइज में चलो, 6 के बाद 2, 2 के बाद 5, 6 के बाद 2, 2 के बाद 5 और 6 के बाद 4 और 4 के बाद 1, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 1, 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट क्या आएगा 3, तो आपका आंसर निकल गया 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा यूजिंग ओनली 6 अल्फाबेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, आरंभ के केवल 6 अल्फाबेट लेने हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा मैंने ए बी सी, यहाँ लिखा सी डी और ई। आपसे पूछा ए के अपोजिट बताइए, बी के अपोजिट बताइए और सी के अपोजिट बताइए। यूजिंग 6 अल्फाबेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग का मतलब हुआ आरंभ के 6 अल्फाबेट ए से लेकर एफ तक। ठीक है, जरा देखो क्या कॉमन है, सी कॉमन है ना, तो सी यहाँ पे लिख लिया। सी से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ए और बी आएगा, ए और बी आएगा, और सी से चलेंगे तो डी और ई आएगा, डी और ई। तो बी के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट आएगा एफ आएगा। क्लियर भाई। सर डाइस बेसिक से क्यों नहीं पढ़ा रहे, और ये क्या चल रहा है, ये एडवांस लेवल चल रहा है, या फिर पासा तुम्हें बना के दिखाऊं, फिर तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के पासे के जो है वो बनवाऊं मैं। पढ़ने लिखने की इच्छा होती नहीं है, मुंह उठा के चले आते हैं क्लास में कि सर डाइस बेसिक से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। और डाइस का सबसे पहले आविष्कार करूँ ना, शकुनी को बुलवाऊं मैं यहाँ पे, महाभारत से खींच के ले आऊं, उससे पूछूंगी डाइस तूने कैसे बनाया है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा देखना इस सवाल का उत्तर क्या निकालोगे। यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 और 5, और ये एक दूसरी डाइस है, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 5 और 4। यहाँ पे मैंने बोला पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 1, आकृति 1 के निचले स्थान पर, आकृति 1 के निचले स्थान पर क्या आएगा। दूसरा है व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 2, आकृति 2 के निचले स्थान पर क्या आएगा, आकृति 2 के निचले स्थान पर क्या आएगा। और तीसरा सवाल है, इफ 4 इज एट टॉप देन विच नंबर विल बी एट बॉटम। यदि 4 ऊपरी सतह पर है तो निचले सतह पर क्या आएगा, तो निचले सतह पर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए। तब तक मैं एक और प्रश्न लिख देता हूं लगे हाथ, तब तक आप ट्राई करिए। आपके सामने ये एक और फिगर बना दी मैंने, यहाँ लिखा मैंने ए बी और सी, यहाँ लिखा है सी डी और ई। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी। सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 1, व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 1। दूसरा, व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 2, व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 2। और तीसरा, इफ ए इज एट टॉप देन व्हाट विल बी एट बॉटम, व्हाट विल बी एट बॉटम। करिए भाई फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। देखो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना क्या है, अपोजिट ही निकालना है। क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है। 5 से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 1 आएगा, और 1 के बाद 2 आएगा, और यहाँ 5 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आकृति 1 के निचले स्थान पर क्या आएगा। आकृति 1 के टॉप पे क्या है 2, तो 2 का जो अपोजिट होगा वो बॉटम पे आएगा, तो 2 का अपोजिट क्या है 3, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 3।
दूसरा व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 2, आकृति 2 के निचले स्थान पर क्या आएगा, तो टॉप पे क्या है 5, 5 का उल्टा क्या है 6, तो भाई जो 5 का अपोजिट होगा वो बॉटम पे आएगा। और बोला गया यदि 4 ऊपरी स्थान पर है तो निचले पे क्या आएगा, तो जो 4 का अपोजिट होगा वही तो निचले स्थान पे आएगा, और 4 का अपोजिट क्या है 1, तो राइट आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है भाई, आगे देखो बोला गया क्या कॉमन है सर, सी कॉमन है, तो हमने यहाँ सी लिख लिया ऊपर नीचे, सी से क्लॉकवाइज में चलो तो सी के बाद क्या आएगा ए और ए के बाद बी, और यहाँ देखो सी के बाद ई और ई के बाद डी। ठीक है, तो बी के अपोजिट डी, ए के अपोजिट ई और सी के अपोजिट एफ आया। ये बात तो क्लियर है भाई। अब आपसे बोला गया कि बताइए आकृति 1 के निचले स्थान पर क्या आएगा, तो बी का जो अपोजिट होगा क्या आंसर है डी। आकृति 2 के निचले स्थान पर तो सी का जो अपोजिट है क्या आएगा एफ। बोला गया यदि ए ऊपरी स्थान पर है तो नीचे क्या आएगा, तो ए का जो अपोजिट होगा ई। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया भाई, फटाफट बताइए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अच्छा देखो एक बात और समझो प्यारे बच्चों कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना ये ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है। ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने नंबर अंकित है तो 1 2 3 4 5 6 आपको पता है, लेकिन अगर नंबर के अलावा अगर मान लो कोई अल्फाबेट अंकित है या फिर सिंबल अंकित है या फिर कलर का नाम अंकित है, तब आपको आपकी मजबूरी हो जाएगी ऑप्शन को एक बार चेक करना। इसलिए ऑप्शन को चेक करना क्योंकि ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर हम निकालते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों अगले सवाल की, अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो आपके सामने ये एक प्रश्न बनाया मैंने, ठीक है, ये एक प्रश्न बना दिया आपके सामने, यहाँ पे डाइस की पहली पोजीशन दूसरी है @ परसेंटेज परसेंटेज हैशटैग और कॉपीराइट। आपसे पूछा गया परसेंटेज का अपोजिट बताना है और आपके सामने प्यारे बच्चों ऑप्शंस हैं कुछ इस तरीके के, $, इक्वल टू और कॉपीराइट। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से समझ लेना पहले सवाल और ऑप्शन तब आंसर देना, हैशटैग कॉपीराइट अल्फा और डॉलर। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने प्यारे दोस्तों वो है @ इक्वल टू अल्फा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला प्रश्न है आपके सामने प्यारे बच्चों, ऑप्शन है इक्वल टू अल्फा आइदर ए और बी और क्या है आइदर ए और बी और डॉलर। और अगला ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों इक्वल टू अल्फा कैन से या कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ दीज। अब आपके सामने ये सवाल है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने परसेंट का अपोजिट पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि अगर ये ऑप्शन रहे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन ये दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन ये वाला दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये वाला दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और ऑप्शन ये वाला दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अलग अलग ऑप्शंस में चेंज कर दिया एक ही सवाल को, और तभी मैंने कहा था कि ये टॉपिक क्या है, ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है, कि अगर आपसे परसेंट का अपोजिट पूछा गया है तो अगर आपके सामने पहला विकल्प हो तो क्या आंसर देंगे, दूसरा हो तो क्या आंसर देंगे, तीसरा हो तो क्या आंसर देंगे, मान लो चौथा विकल्प दे दिया ऑप्शन में तो आंसर क्या, और पांचवा विकल्प ये वाला ऑप्शन में दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा। सबसे पहले अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन पकड़ना है। परसेंट आपने देखा सर कॉमन है, क्लॉकवाइज में चलो @ आएगा डॉलर आएगा, @ आएगा और डॉलर, और यहाँ परसेंट के बाद कॉपीराइट और हैशटैग आएगा, कॉपीराइट और हैशटैग। डॉलर के अपोजिट हैशटैग, @ के अपोजिट कॉपीराइट, परसेंट के अपोजिट आपको एक नया सिंबल चाहिए, परसेंट के अपोजिट क्या चाहिए, नया सिंबल चाहिए। अब आपने कहा कि परसेंट के अपोजिट सर @ हो नहीं सकता, डॉलर हो नहीं सकता, कॉपीराइट हो नहीं सकता, तो नया सिंबल आपके सामने क्या है, इक्वल टू है। दूसरा देखो हैशटैग हो नहीं सकता, कॉपीराइट हो नहीं सकता, डॉलर नहीं हो सकता, तो आंसर @ आएगा, @ हो नहीं सकता, इक्वल टू हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। अब भाई साहब ये दोनों के दोनों हो सकते हैं, और अगर ये दोनों हो सकते हैं, अगर ये दोनों हो सकते हैं तो इसका आंसर आपको क्या देना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन देना पड़ेगा, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला देखो इक्वल टू हो सकता है, अल्फा हो सकता है, तो आंसर आइदर ए और बी आएगा, या तो पहला या दूसरा। और यहाँ देखो इक्वल टू और अल्फा, उसके बाद दो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, एक कैन नॉट से और एक नन ऑफ दीस, एक कैन नॉट से और एक क्या नन ऑफ दीस। अब इसमें आप फर्क समझ लो कि कैन नॉट से और नन ऑफ दीस में अंतर क्या होता है। देखो नन ऑफ दीस का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये तीनों आंसर नहीं है, तब आंसर देंगे नन ऑफ दीस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस का मतलब ए भी आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तब जाके आपका आंसर नन ऑफ दीस आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों क्या ए और बी आंसर नहीं है, तो आप कहोगे सर इक्वल टू भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, तो इनमें से कोई ना कोई आंसर तो हो सकता है, और अगर आंसर हो सकता है तो नन ऑफ दीस नहीं होगा, फिर आंसर क्या आएगा, कांट से आएगा, फिर आंसर क्या आएगा, कांट से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तब यहाँ पे आपको आंसर नन ऑफ दीस नहीं देना था। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो मैंने इसलिए कहा था कि ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है और आपको विकल्पों के आधार पर आंसर देना पड़ेगा। और आपके सामने भाई साहब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि आपको जो मैडम पढ़ाती हैं, आपकी क्लास में सबसे सुंदर सी कोई मैडम पढ़ाती होंगी आपको, वो मेरी आंखों के सामने आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार नाम गेस करो, फिर मैं मिलवाता हूं आपसे। नाम गेस करो कि आखिर कौन हो सकता है। ये प्लीज रिपीट, प्लीज रिमूव, प्लीज टैग, इन सब चीजों से परेशान हूं मैं। नाम आ गया मैडम आपका, बुलाने लग गए भाई, वाह। आओ मैडम, आओ, आ जाओ मैडम, मिल लो बच्चों से। चलो मैं आई गई। देखो सर तुम लोग मुझे याद कर रहे थे, मैं आई गई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पढ़ाई सही चल रही है। अभी तो ये सर हमसे पढ़ रहे थे कंप्यूटर, तब इन्होंने इतनी ज्यादा शैतानी की है क्लास में कि कंप्यूटर के वायरस के नाम से एक कंप्यूटर का वायरस था आई लव यू, तो मैंने नहीं पढ़ा दिया, तो सब पढ़ के कह रहा आई लव यू टू। हमें हमें मत कहो। मैडम मेरी तरफ देख के कह रही हूं शादीशुदा आदमी। सर मैं आपको नहीं कह रही हूँ, सर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, तुम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं फंसना, ठीक है, ये ऐसे करते हैं। दीजिए सर। तो बैठो मैडम, चलो भैया, मजा आ गया। यही 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 सुनने देखने और बातचीत करने के लिए तो परेशान रहते हो, है कि नहीं, पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं तुम्हें। चलो भैया स्टार्ट किया जाए। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों और आपका एक आपके सामने दे रहा हूं मैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस सवाल का उत्तर तो आप लोग निकाल ही लोगे। ऑप्शन डिपेंडेंट ये भी सवाल है आपके सामने, ठीक है भाई, ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल है ये। सर मैं आपकी वाइफ को देख चुका हूं, देख रहे हो कैसी कैसी गंदी अश्लील बातें करते हैं लड़के, है कि नहीं। देखो ये लिखा है ब्लू, ये लिखा है ग्रीन, ये लिखा है ब्लैक, ये लिखा है प्यारे बच्चों ब्लैक, ये लिखा है व्हाइट और ये लिखा है पिंक। ठीक है, आपको बताना है व्हाइट, सॉरी इसका
ब्लैक का अपोजिट आपको बताना है और आपके सामने ऑप्शन है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। ब्लैक का अपोजिट यहाँ ग्रीन लिखा, ब्लू लिखा, पिंक लिखा और पर्पल लिखा। अगला ऑप्शन आपके सामने है प्यारे दोस्तों, देखो ब्लू, पिंक, वायलेट और ग्रीन। अगला ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके सामने है पर्पल, वायलेट, आइदर ए और बी और कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, कौन है? पर्पल, वायलेट, कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ दीज। बोलिए भाई, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। पर्पल होगा फिर वायलेट होगा। बेटा वायलेट नहीं है, वायलेट है, वो एक कलर का नाम होता है। वायलेट आप अलग लिख रहे हो, इस वायलेट का मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है बाबू, बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या कॉमन है बेटा, ब्लैक, तो ब्लैक को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ब्लैक से जब हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ब्लू आएगा, ब्लू के बाद ग्रीन आएगा, ब्लैक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद क्या आया, ग्रीन आया। ऐसे ही देखो ब्लैक के बाद पिंक और पिंक के बाद व्हाइट है, ब्लैक के बाद पिंक और पिंक के बाद व्हाइट। तो ग्रीन का अपोजिट व्हाइट, ब्लू का अपोजिट पिंक, ब्लैक के अपोजिट आपको एक नया कलर चाहिए। बोलिए हाँ या ना, नया कलर चाहिए ना। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, ब्लैक के अपोजिट नया कलर क्या ग्रीन है? नहीं, मतलब ऐसा कलर जो आपके अभी तक डाइस में इस्तेमाल ना हुआ हो। तो भाई साहब डाइस में इस्तेमाल हुए जो कलर है ना वो ब्लैक के अपोजिट नहीं होंगे। ब्लू भी नहीं होगा, पिंक भी नहीं होगा, तो पर्पल सही आंसर है। ब्लू नहीं होगा, पिंक नहीं होगा, वायलेट होगा, ग्रीन भी नहीं होगा, तो सी आंसर। पर्पल हो जाएगा, वायलेट भी हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आइदर ए और बी आएगा। और यहाँ देखो पर्पल हो सकता है, वायलेट हो सकता है, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तब आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है भाई? बोलो फटाफट बताओ, क्या ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर मान लो आपको दो डाइस दिया जाए जिसमें से एक सरफेस कॉमन हो, तो क्या अब उस प्रकार के प्रश्नों को आप निकाल पाएंगे प्यारे दोस्तों? क्या उस प्रकार के सवाल निकाल पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मतलब दो अपोजिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। अपोजिट निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल एक सरफेस जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज तरीके से रोटेट कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं इसी में अगले पॉइंट पे, और इसमें अपोजिट अगर आप निकाल लोगे आराम से, अगर आप अपोजिट आराम से निकाल लोगे तो भाई साहब अब आते हैं इसके सेकंड टाइप के सवाल पे। और सेकंड टाइप का सवाल क्या होता है वो जरा ध्यान से समझिएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है कि विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस, विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस, विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी, इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी, इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी। या फिर इसकी एक और लैंग्वेज आती है, तो और करके लिख लेना, इसकी एक और लैंग्वेज यूज होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following option is correct, which of the following option is correct। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ये दोनों प्रकार की लैंग्वेज यूज होती है इस प्रकार के सवाल के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है which will be the third position of this dice, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है which of the following option is correct। ठीक है, चलो भाई, तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा देखना ध्यान से, संभालना इस क्वेश्चन को। और आज तक डाइस आपने पढ़ा होगा तो अपोजिट निकालना आपने सीखा होगा या देखा होगा अपोजिट निकालते हुए। इस प्रकार के सवाल तो आप मेरी ही क्लास में कर सकते हो, उसके अलावा दिखेगा नहीं आपको। 2 3 6 है, 4 6 और 1 है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए, एक ही डाइस को 2 बार उछाला गया, जब आप तीसरी बार उछालते तो बताइए कौन सा ऑप्शन आने की संभावना है, कौन सा ऑप्शन तीसरी बार में उछालने के बाद आने की संभावना है। या फिर आपसे पूछा गया कि इन दोनों डाइस को देख के बताओ निम्न में से कौन सा डाइस की पोजीशन आपको सही दी गई है। ठीक है ना, किसकी पोजीशन आपको सही दी गई है, ये बात आपको बतानी है, ये बात आपको बतानी है। देखो जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इस प्रकार के सवालों में अपोजिट निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, अपोजिट। जैसे यहाँ पे देखो ये 6 कॉमन है ना, तो हमने 6 लिख दिया क्लॉकवाइज में। चलो 6 के बाद 2 के बाद 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आया। और यहाँ देखो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 4 आया, 6 के बाद 1 और 1 के बाद 4, 3 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 1 है, 6 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात का ध्यान रखना जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप कह सकते हैं कि इस डाइस टॉपिक के रीढ़ की हड्डी है, इस डाइस टॉपिक का बैकबोन है ये एक सिंगल स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट से 90% सवालों के उत्तर सही हो जाएंगे। और वो स्टेटमेंट क्या है, जरा उसे ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टू अपोजिट सरफेस can never be seen together, two opposite surface can never be seen together and can never be hide together, and can never be hide together। दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, 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 और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। जैसे आप इसको प्रैक्टिकल देखना कि आपके गांव में एक लड़का और एक लड़की अचानक से गायब हो जाए, तो आप सोचोगे कि भाई साहब तब भी समस्या है, दोनों भाग तो नहीं गए, है कि नहीं।
इकट्ठा अगर दिखाई दे जाए तब भी समस्या है, कोई ना कोई चक्कर तो चल रहा है, और इकट्ठा अगर दिखाई ना दे तब भी समस्या है, दोनों भाग तो नहीं गए। ठीक है, तो ऐसे ही दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। कभी भी दो अपोजिट सरफेस अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ कभी भी पासे में नहीं दिखाई देंगे। देखो जरा ध्यान से, 6 के अपोजिट 5 है, क्या 6 और 5 एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, क्या एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, क्या एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। तो जो बच गया ऑप्शन वही आपके प्रश्न का सही विकल्प है। वही क्या है? आपके प्रश्न का सही विकल्प है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताइए, बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। आगे भाई साहब इस बात को ध्यान रखना, ये आपके लगभग 90% सवालों में यही बात मैं कहता हुआ दिखाई दूंगा कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बोलिए बात क्लियर है क्या? चलो अगर बात क्लियर है तो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। जरा इस सवाल में आपको थर्ड पोजीशन बताना है पासे की। देखते हैं कितने बच्चे अब क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, यहाँ लिखा है ए, ई और एफ, और यहाँ लिखा है ई, डी और बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी है, फिर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है। आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी। यहाँ लिखा है ई, सी, डी, यहाँ लिखा है डी, एफ और ई, यहाँ लिखा है बी, डी और सी, और यहाँ लिखा है ए, ई और बी। फटाफट बताओ। तब तक मैं अगला एक प्रश्न लिख देता हूँ आपके सामने, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताना साथ साथ। पिछले क्वेश्चन को तब तक ट्राई करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, यहाँ लिखा है 1, 2 और 4, और यहाँ लिखा है 4, 6 और 5, और आपके सामने प्यारे बच्चों 4 ऑप्शंस हैं। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये डाइस की दूसरी पोजीशन, ये डाइस की तीसरी पोजीशन, और ये डाइस की चौथी पोजीशन। ठीक है भाई, अब जरा देखो, यहाँ लिखा है 3, 4, 5, यहाँ लिखा है 1, 5, 6, यहाँ लिखा है 2, 3 और 5, और यहाँ लिखा है 3, 5 और 6। बताइए भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ, बोलो। चलो देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो क्या कॉमन है यहाँ पे? ई कॉमन है ना, तो आपने यहाँ लिख दिया ई, ऊपर नीचे ई लिखा। क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एफ आएगा, और एफ के बाद क्या आएगा? ए आएगा। और यहाँ देखो, ई के बाद डी आएगा और डी के बाद बी आएगा। तो ए के अपोजिट बी है, डी के अपोजिट एफ है, ई के अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा। ई के अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा। अब आपको अभी तो पता कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं ना छिप सकते हैं। देखो, सी और ई एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, और ए और बी एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकता। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बात क्लियर है क्या? चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कॉमन है सर? 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। 4 से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1 के बाद 2, और यहाँ 4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आएगा? 5। 2 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 3 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा? 3। अब देखो, 3 और 4 एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, गलत है। 1 और 6 एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, गलत है। और 2 और 5 एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, गलत है।